हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर्या अकेडमी। हम जिस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे ही हम आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो अगला जो एक्ट है हमारा वो है 1813 का एक्ट। इसके पहले हमने जो एक्ट कवर किए हैं वो है आपके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, क्लियर है। और अब हम देखते हैं फिर 1786 का एक्ट हमने देखा था और अब हम देखते हैं क्या 1813 का एक्ट, क्लियर है। चलिए तो वही सेम सीक्वेंस फिर से फॉलो करेंगे हम और देखते हैं क्या कारण। तो देखिए 1813 के एक्ट का जो मूल कारण था आने का वो था क्या आपका कि इंग्लैंड की संसद को अन्य कंपनियों का दबाव। अब देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या कर रही है, सन 1600 से क्या कर रही है, भारत में व्यापार कर रही है, क्लियर है। और व्यापार में मुनाफा कैसा है, अब वो हर कोई जानता है कि बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही है कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इतने सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड को माला माल कर दिया, क्लियर है। और इससे क्या हो गई, अन्य कंपनियां भी क्या करने लगी, दबाव बनाने लगी किस पर, इंग्लैंड की गवर्नमेंट पर, कि हमें भी क्या करने दिया जाए, भारत में क्या करने दिया जाए, व्यापार करने दिया जाए, क्लियर है। तो जो इस एक्ट को लाने का जो कारण था वो क्या होगा, कारण बनेगा पहला कि इंग्लैंड की संसद को अन्य कंपनियों का दबाव, अन्य कंपनी मतलब अन्य व्यापारिक कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य व्यापारिक कंपनियां क्या करने लगी, अब दबाव बनाने लगी। क्यों बना रही हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को देख चुकी हैं, उसके मुनाफे को वो देख चुकी हैं, क्लियर है। अगला जो हमारा होगा कारण वो क्या होगा, अब क्या है, जब सब आगे आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो मिशनरीज हैं, मिशनरीज मतलब जो क्रिश्चियनिटी को जो फैलाते हैं, क्लियर है, जो ईसाई धर्म का क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, क्लियर है। तो वो क्या करना चाहते हैं, उनका भी दबाव बनने लगा है कि हम क्या करेंगे, हमको भी कहाँ जाने दिया जाए, भारत में जाने दिया जाए, ताकि हम क्या करें, ईसाई धर्म को हम क्या करें, वहाँ भी फैलाएं। तो इस तरह से यहाँ पर दो क्या होंगे, मूल कारण होंगे किसको लाने के, 1813 के एक्ट को लाने के। तो पहला होगा क्या कि इंग्लैंड की संसद पर अन्य कंपनियों का दबाव, और दूसरा होगा कि मिशनरीज का दबाव, ताकि क्या कर सकें, वो क्रिश्चियनिटी को भारत में भी क्या कर सकें, फैला सकें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रावधान। तो प्रावधान में देखिए पहला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो अक्सर क्या करता है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछ लेता है, क्लियर है, तो उनको हम देखते हैं क्या कि पहला जो प्रावधान था वो था कंपनी के एकाधिकार को चाय और चीन तक क्या किया गया, सीमित किया गया। अब देखिए आने का जो कारण था क्या है, ये कि इंग्लैंड की संसद पर क्या बना रहे हैं, अन्य व्यापारिक कंपनियां दबाव बना रही हैं, क्लियर है। इस दबाव को कम करने के लिए क्या कर रही है, ये बोल रही है कि जो कंपनी है, क्लियर है, वो कंपनी क्या करेगी, वो उस कंपनी का मोनोपोली होगा, एकाधिकार होगा किस पर, चाय पर और चीन पर। तो चाय के व्यापार को सिर्फ और सिर्फ कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, कोई अन्य कंपनी नहीं करेगी, क्लियर है। तो कंपनी के एकाधिकार को चाय और चीन तक सीमित किया गया। कहने का मतलब क्या हो गया आपका कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार अभी भी सिर्फ कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, अन्य कंपनियां चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकती और चाय का व्यापार नहीं कर सकती, क्लियर है। इसके अलावा चाय और चीन को छोड़कर जो अन्य व्यापारिक कंपनियां जो इंग्लैंड से आएंगी वो सारे व्यापार कर सकती हैं, सिर्फ छोड़कर किसको, चाय और चीन को। तो चाय और चीन पर किसका एकाधिकार हो गया, कंपनी का, मतलब कंपनी और भी चीज़ों पर व्यापार करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन चाय और चीन में ओनली कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, अन्य व्यापारिक कंपनियां नहीं करेंगी, क्लियर है। ये पहला प्रावधान था, क्लियर है। दूसरा प्रावधान देखिए, जो दूसरा कारण था उससे दूसरा प्रावधान बन गया, क्लियर है। जो मिशनरीज का जो दबाव था उसे कम करने के लिए क्या कर दिया गया, बिशप की नियुक्ति कर दी गई, क्लियर है। तो यहां पर क्या कर दिया गया, मिशनरीज के दबाव को कम करने के लिए क्या किया गया, बिशप की नियुक्ति की गई, क्लियर है। अब बिशप मतलब कौन, जो क्या करेंगे यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का या फिर ईसाई धर्म क्या करेंगे, वो प्रचार प्रसार करेंगे कहाँ पर, भारत में, क्लियर है। अगला प्रावधान क्या होगा, क्लियर है। अब बहुत यहाँ पर क्या हो रहा है कि अन्य कंपनियां भी क्या हो रही हैं, भारत में व्यापार करने आ रही हैं, सिर्फ चाय और चीन को छोड़कर, क्लियर है। तो अन्य कंपनियां भी क्या कर रही हैं, व्यापार करने के लिए आ रही हैं, साथ में बहुत सारे कर्मचारियों को लेकर आ रही है। वो कर्मचारी क्या कर रहे हैं, बहुत से जो एम्प्लॉय हैं, जो अधिकारी हैं और अन्य नागरिक भी कहाँ पर आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, क्लियर है। तो भारत में आ रहे हैं तो उनके लिए भी क्या करेगी, अब व्यवस्था कर रही है कौन, इंग्लैंड की गवर्नमेंट। और वो बोल रही है क्या कि भारत में ब्रिटिश जनता को संपत्ति खरीदने का भी क्या होगा, अधिकार होगा,
क्लियर है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या बोल रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट कि जितने भी जो ब्रिटेन के जो नागरिक हैं, क्लियर है, उन्हें भारत में अगर ज़मीन खरीदना है तो वो क्या कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। क्लियर है। अगला क्या होगा देखिए, क्लियर है, कि भारत में ये एक अच्छा प्रावधान था, क्लियर है, कि भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो भी राजस्व आपका जमा होगा, ठीक, तो कुल राजस्व में से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष क्या करना होगा, ठीक, जमा करना होगा। क्लियर है। और इस राशि का प्रयोग किसके लिए करेंगे, वो भारत में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए करेंगे। क्लियर है। तो एक अच्छी पहल थी इस प्रावधान में अगर हम देखें तो। क्लियर है। अगला देखिए, स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं को, क्लियर है, उन्हें क्या किया गया, करारोपण का अधिकार दिया गया, कि मतलब जो लोकल स्तर पर जो भी शासन चल रही हैं, ठीक, उन इंस्टीट्यूशन क्या किया गया कि वो भी टैक्स क्या कर सकते हैं, वसूल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस एक्ट के जो प्रमुख प्रावधान थे वो क्या क्या थे। तो सबसे प्रमुख प्रावधान तो यही था कि कंपनी के एकाधिकार को चाय और चीन तक क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। तो कहने का मतलब क्या होगा कि चाय का व्यापार और चीन का व्यापार अभी भी किसके पास है, कंपनी के पास है, मतलब कंपनी के पास मोनोपोली है इसका। चीन के साथ अन्य कोई भी व्यापारिक कंपनियां व्यापार नहीं कर सकती अभी इस एक्ट के हिसाब से। क्लियर है। अगला देखते हैं हम प्रभाव। क्लियर है। तो प्रभाव अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रतिवर्ष क्या किया गया है, जो भी राजस्व क्या होगा, एकत्र होगा। क्लियर है। तो उस राजस्व का कितना, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष क्या करेंगे, वो भारत में शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए क्या करेंगे, वो जमा करेंगे। तो कहने का मतलब पहला प्रभाव यहीं से निकल कर आ गया। तो पहला प्रभाव क्या हो गया आपका कि शिक्षा का प्रचार और प्रसार कहाँ पर, भारत में होने लगा। क्लियर है। दूसरा क्या है देखिए आप, दूसरा है कि भारत में अभी तक क्या था कि मिशनरीज का आगमन नहीं हुआ था। क्लियर है। तो क्रिश्चियनिटी भारत में फैली नहीं थी। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर अन्य संस्कृतियाँ भी क्या होंगी, भारत के साथ मिलेंगी यहाँ पर। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मिशनरीज की स्थापना का मार्ग क्या होगा, भारत में प्रशस्त होगा। तो अभी तक कैसा है, भारत में हिंदू हैं, क्लियर है, और कैसे हैं, मुस्लिम हैं। अब धीरे धीरे क्या होंगे आपके, क्रिश्चियनिटी भी भारत में क्या होगी, फैलेगी। क्लियर है। और इसी के बाद से क्या होगा आपका, ठीक, मतलब सभी धर्म धीरे धीरे क्या होंगे, आपस में यहाँ पर मिलेंगे। तो मतलब सांस्कृतिक रूप से क्या होगा भारत और भी क्या होगा, अभी मजबूत होगा। क्लियर है। पर इसकी कमियां भी होंगी। कमी कहाँ से निकल कर आएगी, कमी यहीं से निकल कर आएगी। क्लियर है। जो प्रभाव हमको यहाँ पर मिशनरीज का दिख रहा है, वहीं से कमी भी निकल कर आएगी, क्योंकि क्या करने लगे ये आर्थिक रूप से शोषण तो करेंगे ही। क्लियर है। तो इस एक्ट के बाद से क्या हो रहा है कि अभी तक सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, पर अब क्या कर दिया, इंग्लैंड की संसद ने अन्य कंपनियों को भी क्या करने बोल दिया कि आप सिर्फ भैया क्या कर देना, चाय और चीन को छोड़ देना, बाकी आप क्या कर लेना, आपको जो व्यापार करना है भारत से आप कर सकते हैं। तो पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या कर रही थी, लूट रही थी भारत को। अब तो पूरे इंग्लैंड की कंपनी क्या करने आ गई, लूटने आ गई कहाँ पर, भारत में। मतलब क्या हो गया, आर्थिक शोषण। क्लियर है। और दूसरा है सांस्कृतिक शोषण। ठीक है। तो यहां पर जो मिशनरीज का जो आगमन हुआ, क्लियर है, ये मिशनरीज से क्या होने लगे, अब धर्म परिवर्तन होने लगा। क्लियर है। जबरदस्ती भी क्या करने लगे, ये धर्म परिवर्तन करने लगे। क्लियर है। और यहां तक कि क्या करने लगे ये, ठीक, ये अन्य संस्कृतियों को क्या करने लगे, अपशब्द कहने लगे, अन्य संस्कृतियों को क्या करने लगे, नीचा दिखाने लगे। क्लियर है। इसको हम आगे पढ़ते हैं हिस्ट्री में और डिटेल से यहाँ पर। क्लियर है। इनको हम, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या फिर ब्रिटेन के जो लोग थे, वो भारत की जो कल्चर थी उसको क्या बोलते थे, सपेरों की संस्कृति कहते थे। क्लियर है। और वो क्या थे कि उन्हें, जो काले थे उन्हें क्या है, मतलब कि उनको गोरों को राज करने का अधिकार है, ऐसा कह कहकर क्या करने लगे, उनकी जो मानसिकता है उसे क्या करने लगे, वो बदलने लगे। क्लियर है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि मिशनरीज के आगमन से, ठीक, क्या होने लगा, सांस्कृतिक शोषण भी होने लगा। क्लियर है। और आर्थिक शोषण भी होने लगा, किसके आगमन से, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य कंपनियों के भारत आ जाने से। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि 1813 का जो एक्ट है, इस एक्ट के आने का कारण हमने बता दिया, प्रावधान बता दिया, प्रभाव और कमियां भी हमने क्या कर दिया, बता दिया। क्लियर है। तो अगर सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में इस एक्ट को अगर पूछा जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब देखिए जो अगला एक्ट है, क्लियर है, जो अगला एक्ट है वो है आपका 1833 का एक्ट। क्लियर है। अब देखिए इस एक्ट का के बारे में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको अभी हम। क्लियर है। तो इस एक्ट में एक्चुअल में देखिए क्या है, इस एक्ट को पढ़ने के पहले आप एक चीज समझ सकते हैं कि अभी तक जितने भी एक्ट आए हैं उनमें किस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं। क्लियर है। तो आप एक चीज समझिएगा कि सन 1600 में क्या आई है,
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई है। क्लियर है? सन 1600 में कौन आई? ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पर आई? भारत आई। क्लियर है? अब देखिए कंपनी बनी है सन 1600 में। क्लियर है? और सन 1600 से लेकर, क्लियर है, 1764 तक कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? व्यापार किया है। इसे आप ध्यान समझिएगा कि 1600 में कंपनी बनी और सन 1600 से लेकर 1764 तक कंपनी ने केवल क्या किया? ट्रेड किया, केवल व्यापार किया। क्लियर है? लेकिन आप जानते हैं सन 1764 में क्या होगा? बक्सर का युद्ध होगा और बक्सर के युद्ध में क्या होगा? बंगाल के नवाब, क्लियर है, साथ ही साथ कहाँ के? मुगल भी, और साथ ही कहाँ के? अवध के नवाब, ये सभी क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। क्लियर है? अब इनके हारने के बाद कंपनी इतने दिनों तक क्या की है? और भी युद्ध जीती है। क्लियर है? प्लासी पर युद्ध भी जीती है वो। तो ऐसे करते करते, व्यापार करते करते इसने बहुत से और भी युद्ध जीते थे। ठीक, लेकिन बक्सर के जीतने के बाद कहीं ना कहीं मुगल सत्ता भी क्या हो गई? ठीक, इनके हाथों परास्त हो गई थी। क्लियर है? तो अब कहने का मतलब क्या होगा कि सन 1764 से लेकर के सन 1833 तक कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने व्यापार तो कर ही रही थी वो, और व्यापार के साथ साथ ये प्रशासन भी कर रही थी। क्लियर है? मतलब क्या समझ सकते हैं, सन 1600 में कंपनी बनी, 1600 से लेकर 1764 तक कंपनी ने क्या किया? व्यापार किया। लेकिन 1764 में क्या होगा? आपका बक्सर का युद्ध होगा, और बक्सर युद्ध क्या करेंगे? जीत जाएंगे ये। और इसके बाद क्या करेगी? जीतने के बाद सन 1833 तक क्या करेगी? व्यापार भी करेगी, साथ में क्या करेगी? प्रशासन भी करेगी। हमने देखा था इसके पहले के एक्ट में बीओडी और बीओसी भी बनाया गया था। क्लियर है? तो मतलब बीओडी बनाया मतलब क्या है? जिन्होंने कंपनी पर पैसा लगाया वो किसके मेंबर थे? बीओडी के मेंबर थे। क्लियर है? तो आप समझ सकते हैं कि वो भी क्या कर रहे हैं? प्रशासन कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरह से क्या होगा आपका, आप अगर देखेंगे कंपनी का जो पूरा क्रियाकलाप है वो इस प्रकार से सामने आ रहा है। लेकिन अब जैसे ही 1833 का एक्ट आएगा, क्लियर है, जैसे ही क्या आएगा आपका 1833 का एक्ट आएगा, अब इस कंपनी को कहा जाएगा कि इंग्लैंड में और भी कंपनियां हैं, वो कंपनियां क्या कर सकती हैं? अब व्यापार का काम संभाल सकती हैं। आपने बहुत दिनों तक भारत में क्या किया? व्यापार भी किया, साथ ही क्या किया? प्रशासन भी किया। तो अब आप व्यापार ना करें, केवल और केवल क्या करें? प्रशासन करें। तो 1833 के एक्ट में क्या होगा? ये इस प्रकार से क्या होंगे? आपके प्रावधान होंगे। क्लियर है? तो अगली वीडियो में हम देखेंगे क्या कि 1833 का एक्ट देखेंगे। क्लियर है? और उस पर भी हम क्या करेंगे? इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? कारण, प्रावधान, प्रभाव, कमियां, ठीक है, इन पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो ये बताना क्या था आपके लिए जरूरी था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कंपनी किस प्रकार से क्या कर रही है? आगे बढ़ रही है। क्लियर है? तो हम अगली वीडियो में देखेंगे क्या? 1833 का एक्ट। क्लियर है? चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।